बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था, दैट इज मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स। इस चैप्टर में आज हम अपने जो सेकंड पर्सनालिटी है और साइंटिस्ट है और ट्रैवलर्स भी है और फिलोसफर भी है, एक ऐसी पर्सनालिटी को हम आज डिस्कस करेंगे जो इटसेल्फ साइंटिस्ट भी था, ट्रैवलर भी था और फिलोसोफर भी था, दैट इज अल बैरूनी। और उसका जो कंप्लीट नेम था वो था अबू रेहान अल बैरूनी। अब हम ये देखते हैं कि ये एक पर्सनालिटी एक है और इतनी सारी जो है इसकी अचीवमेंट है, यानी वो ट्रैवलर भी था, वो साइंटिस्ट भी था और फिलोसोफर भी था। ये एक ही जो पर्सनैलिटीज होती थी उस जमाने में इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती थी। ठीक, बेसिकली उस जमाने में, यानी जिस जमाने में तमाम साइंटिस्ट को हम डिस्कस कर लेंगे 700, जो हमने शुरू में इनिशियली बताया था कि जो इनका जो टाइम है 900 टू 1500 सेंचुरीज के बिटवीन है, तो वो तमाम जो उस वक्त साइंटिस्ट जो स्टडी किया करते थे वो किसी खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करते थे, वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट में काम करते थे। उस जमाने की एजुकेशन ऐसी होती थी कि वो उस वक्त के लोग बहुत सारी एजुकेशन एट ए टाइम जो है वो हासिल करते थे और उन तमाम सब्जेक्ट्स में अचीवमेंट किया करते थे। और आजकल क्या था, हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं किसी एक सब्जेक्ट में और फिर वो उस एक सब्जेक्ट में अचीवमेंट कर पाता है। बट इस जमाने में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और वो जिस सब्जेक्ट में चाहे अपनी जो नॉलेज बना सकता था, रिसर्च कर सकता था, बुक लिख सकता था और मोर देन वन सब्जेक्ट पे जो है वो वर्क कर सकता था। ये उस जमाने की एक बड़ी एक बात थी और वो तमाम लोग इन एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो है वर्क करते थे। ये एक उन तमाम लोगों की एक स्पेशलिटी थी। जैसा मैंने कहा कि अबू रेहान अल बैरूनी साइंटिस्ट भी था, ट्रैवलर भी था और फिलोसोफर भी था। अब हम वन बाय वन इसकी इन तमाम चीज़ों को जो है ना डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, छोटे लेवल पे। अगर हम इसकी अचीवमेंट को डिस्कस करना चाहें तो मे बी मोर देन अ डे, इससे भी ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा बुक और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी इनकी अचीवमेंट है और इतनी वर्किंग है। अबू रेहान अल बैरूनी उज़्बेकिस्तान के एक शहर अल बैरून में जो है वो पैदा हुए इन 973 में और वहाँ पे उनकी बेसिक एजुकेशन ली। और आप ये देखें कि जो शुरू में मैंने बताया कि इसकी डाइवर्सिफाई कितनी थी इनकी एजुकेशन में, वो कितनी लैंग्वेजेस पे जिसको कहते हैं कमांड थी, उसको अरबिक जो कि स्पेशली उज़्बेकिस्तान की जो लैंग्वेज नहीं थी या उनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो नहीं थी, अरबिक में इनको कमांड थी, पर्शियन में कमांड थी, संस्कृत जो कि बिल्कुल रिलीजियस लैंग्वेज थी इंडियंस की और इंडिया में बोली जाती थी, जो कि जो एक आम जो कॉमन पीपल हैं उनकी लैंग्वेज नहीं थी। उनकी होली बुक्स लिखी हुई थी और बहुत ही ख़ास और प्राइस्ड लोग जो है संस्कृत बोलते थे और उन्होंने अपना एक ख़ास लेवल रखा हुआ था कि सिर्फ यही लोग जो है संस्कृत बोलेंगे और किसी और को नहीं सिखाते थे। बट अबू रेहान अल बैरूनी ने संस्कृत भी सीखी और कमांड हासिल की। इसके अलावा साइरियन लैंग्वेज है और हिब्रू लैंग्वेज जो है वो जूइश की लैंग्वेज है और कहते हैं कि जो तोरा जो होली बुक है जूइश की, वो हिब्रू लैंग्वेज में। तो यानी आप ये देखें, अब उसने इन तमाम जो लोगों इनकी जो वर्किंग है या इन लोगों के कल्चर पे और लोगों के जितनी भी रिसर्च करनी थी, पहले उनकी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब और ये लोग जिस कमांड के साथ वो लैंग्वेज सीखते थे वो बहुत मुश्किल है कि आज कोई शख्स इतनी कमांड के साथ उस लैंग्वेज को
सीख सके। यानी अरबिक सीखी जिसमें उसको कमांड थी ताकि वो तमाम अरबी और इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सके। उससे पहले जितनी भी वर्किंग हो चुकी थी कुरान पे, अहादीस पे, फिक़्ह पे या फ़लसफ़े पे, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। फिर पर्शियन लैंग्वेज उसने सीखी जो कि एक बहुत बड़े एरिया में बोली जाती थी, स्पेशली जो पर्शिया है और सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान है, इन तमाम एरियाज़ में पर्शियन लैंग्वेज ही बोली जाती थी। लेकिन अपनी जो कॉमन जो लोग होते हैं वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, बट उस लैंग्वेज के अंदर जो रिसर्च करनी होती है, जो स्टडी करनी होती है, उसको हाई लेवल की उसी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। तो पर्शियन भी ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज सीखी। और हिब्रू, आप देखें हिब्रू को जब तक आप ज्यूइश पे या तौरात पे या उस तमाम एरियाज पे जब तक आप हिब्रू को नहीं सीखेंगे, आप उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो उसने वो सीखी और एक और लैंग्वेज सीरियन सीखी। तो इन तमाम लैंग्वेजेस पे कमांड हासिल करने का मतलब है कि अब वो इन एरियाज में या इन जब ट्रैवल करेगा तो इनके उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और ऑब्वियसली अपनी तमाम चीज़ों को उस ज़माने में लोग ड्यूरिंग ट्रैवल सीखा करते थे, क्योंकि ट्रैवल से इंसान की नॉलेज और उसके ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आता है, इंक्रीज़ होता है, और उसकी जो लेवल होता है नॉलेज का और एजुकेशन का वो बढ़ता है। इट्स सेल्फ के वो किसी एक जगह लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता रहे, बुक्स की बुक्स पढ़ता रहे, बट वो एक्सपीरियंस जो ड्यूरिंग ट्रैवल हासिल होता है किसी भी शख्स को, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो कि बुक से और किसी भी लाइब्रेरी से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल रियल जो है वो नॉलेज ले रहा होता है। और अगर उसके बाद उसको उन लैंग्वेजेस में कमांड हो तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, इसने अल-बैरूनी ने जितनी भी लैंग्वेजेस पे कमांड हासिल किया था वो सिर्फ उस एरियाज को और वो जो कल्चर था या उनकी जो उस लैंग्वेजेस में या उस एरियाज में जो अचीवमेंट थी उन पे कमांड हासिल करने के लिए वो लैंग्वेज थी। लेकिन जितनी भी उसने बुक्स लिखी, अपनी रिसर्च लिखी, वो अरबिक में लिखी, और ऑलमोस्ट 113 बुक्स जो हैं वो अल-बैरूनी ने लिखी। और उसका जो वर्क था वो किन चीज़ों पे था, ये अब जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी उसमें कैनवस पे उसने काम किया। अच्छा, अल-बैरूनी ने कितनी बुक्स लिखी थी? अप्रॉक्स 113 बुक्स उसने लिखी थी, और वो तमाम बुक्स एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ये बहुत बड़ी रेंज है बुक्स की। और ये बिलीव किया जाता है कि इसका जितना भी वर्क था उसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका, बट जितना भी उसका वर्क अभी इस दुनिया में है मौजूद लोगों के पास या लाइब्रेरीज में, दैट इज़ इनफ। एक बहुत बड़ा काम अल-बैरूनी ने किया है। अगर उसकी तमाम वर्क प्रिजर्व होता है जितना उसने काम किया, तो वो एक बहुत बड़ी जो है ना वो मैनकाइंड के लिए सर्विस होती। इसमें कुछ ऐसी जो इसकी वर्किंग है, ये एक ऐसा कुछ ऐसा वर्क है जो कि बहुत ही कम लोगों ने अब उसके ज़माने में किया था, जिसमें एक इंडोलॉजी है, यानी पूरा सब कॉन्टिनेंट और इंडस वैली के ऊपर उसने एक पूरी रिसर्च लिखी थी। और उसने ये कहा था कि इंडस बेसिन जो है बेसिकली एंड ऑफ द ओशन है, इंडियन ओशन का वो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन है। यानी उसने कहा था कि इंडस वैली वंस बेसिन ऑफ अ सी, यानी किसी ज़माने में सी का वो बेसिन हुआ करता था। इसके अलावा क्रोनोलॉजी क्या है? इट इज़ द वर्क ऑफ ए एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी जो एंशिएंट नेशन या सिविलाइजेशन थी उस पर वर्क किया था। ये एक बहुत बड़ा काम था। 900 एंड अप्रॉक्स 900 समथिंग जो है वो इज टू अर्ली, और इतना बड़ा काम अल-बैरूनी के अलावा शायद कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी पे उसने बहुत काम किया, और उसने एस्ट्रोबल पे काम किया, जिसमें उसने नेविगेशन और मैप बनाए।
जब अल-बैरूनी ने नेविगेशन और मैप वर्क पे काम किया और उसने एस्ट्रोलैब की जो वर्किंग की, तो ये कहा जाता है कि जब वो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर रहा था और ट्रैवल करते हुए वो मुल्तान पहुंचा, तो वहाँ जब वो स्टे था, मुल्तान में स्टे कर रहा था, तो मुल्तान में एक माउंटेन है, वहाँ पे बैठ के उसने वर्ल्ड का मैप बनाया। और वो मैप जो था, और इसके अलावा इसने जो मेडिसन पे एक बुक लिखी थी, और जितनी भी उस ज़माने में मेडिसन होती थी उसको उसने प्रिजर्व किया। मेडिसन पे बुक लिखी और जितनी भी ड्रग्स उस ज़माने में यूज़ हुआ करती थी उनको एक जगह कंबाइन किया और तमाम ड्रग्स को और नई ड्रग्स की जो रिसर्च थी वो लिखी। इसके अलावा उसने डेंटिस्ट पे भी काम किया, जो कि बहुत ही उस ज़माने के लिहाज से एक बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम और एक नया काम होगा कि डेंटिस्ट पे भी उसने काम किया था कि डेंटिस्ट टीथ को प्रिजर्व करने के लिए जो उस वक्त कैविटीज हुआ करती थी, तो उसने आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए मेटल लिक्विड ज्यूल को मिला के उस कैविटी को फिल करने और आर्टिफिशियल सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ बनाने की भी जो है वो वर्क किया था। इसके अलावा उसने मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, मेट्रोलॉजी, रिलीजन, मैजिक और कंपैरेटिव रिलीजन पे डिस्कस बुक्स लिखी। यानी कंपैरेटिव रिलीजन जो आज के ज़माने में हम बहुत कम लोगों को इतना एक्सपर्ट देखते हैं, जिसमें आजकल के ज़माने में जो सबसे बड़ा नाम है वो कंपैरेटिव रिलीजन में डॉक्टर जाकिर नाइक का है, और वो आज 2020 में जो है इतना बड़ा नाम है। वाई अल-बैरूनी ने 917 में जो है इस पे वर्क किया था कंपैरेटिव रिलीजन पे, और डिफरेंट रिलीजन के जो कंपैरिजन थे इस्लाम से और डिफरेंट रिलीजन को उसकी स्टडी की थी। और जब अल-बैरूनी ट्रैवल करता हुआ इंडिया आया और यहाँ उसने स्टे किया, तो उसने इंडिया के पूरे कल्चर, रिलीजन, और जब अल-बैरूनी ट्रैवल करता हुआ इंडिया पहुंचा, यहाँ अपने स्टे के दौरान उसने एक इंडिया पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी, जो कि यहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ज्योग्राफी और यहाँ की साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक लिखी। इतनी डिटेल्ड बुक जो है वो आज तक इंडिया पे उस ज़माने में और कोई नहीं लिख सका। वाइल अल-बैरूनी का एक बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है कि अपने जस्ट उसने ट्रैवल के दौरान इतनी ज़बरदस्त बुक लिखी। और ये सारी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ट्रैवल के, अगर ये इतना ट्रैवल नहीं करते, उस ज़माने में लोग ट्रैवल बहुत किया करते थे, जो कि उनकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाती थी। इसी तरह अगर अल-बैरूनी अपने उज़्बेकिस्तान या अफगानिस्तान में रहता तो शायद इतनी ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं मिलती, इतनी बुक नहीं लिख पाता। तो वो जितना ट्रैवल करता रहा उतनी ज़्यादा उसको नॉलेज मिली। ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर को देखते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफी पे वो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है वो ये सारी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। लिहाजा अल-बैरूनी ने भी अपने ट्रैवल से बहुत सीखा और बहुत ही रिमार्केबल किस्म की उसने जो इंफॉर्मेशन सब बुक और रिसर्च की अपने ज़माने में, और वो रिसर्च की जिसको देख के लगता है कि उसने अपने जो उसका जो टाइम था उससे बहुत आगे की रिसर्च की, जो कि उस ज़माने में पॉसिबल नहीं था। और वो उसने मैथ्स, फिजिक्स, मेडिसिन और ड्रग्स को वो बेस प्रोवाइड की अपनी रिसर्च थ्रू हिज रिसर्च, जो आज की मॉडर्न रिसर्च यानी मॉडर्न साइंस, नेविगेशन, ड्रग्स, मेडिसिन और ज्योग्राफी को, वो तमाम चीज़ों को आज बेस बनाते हैं, जिसको कभी अल-बैरूनी ने रिसर्च किया था और अपनी बुक्स में लिखा था। तो आज की जो हमारी पर्सनालिटी थी अबू रेहान अल-बैरूनी, उसको हमने डिस्कस किया और उसकी जितनी भी रिसर्च थी उसको एक बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया
क्योंकि अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये टाइम और बहुत ज़्यादा उसका जो वर्क है उसमें उसका इतना वर्क है कि एक दिन या 2 दिन में भी पॉसिबल नहीं है कि उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जाए। और जब ये तमाम ट्रेवल्स है, अबू रेहान अल बैरूनी इंडिया और डिफरेंट एरिया से सब कॉन्टिनेंट से ट्रैवल करके वापस अफगानिस्तान पहुंचा और वहाँ गजनी का जो रूलर था उसके पास उसने अपने जो अपनी एज या अपनी उम्र का जो आखिरी वक्त था वो वहाँ रखा और वहीं उसकी डेथ हुई एंड ही इज बरीड इन गजनी।